और भाई और भाई तो अब हम इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 4 भाई। मैटर शुरू करते हैं, ठीक है। मैटर जो भाई एनीथिंग विच हैज़ मास एंड शेप एंड वॉल्यूम, वो मैटर होता है भाई। ये क्या भाई 8th 9th 10th के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, लेकिन चलो यार। लव जो है वो भाई प्यार मैटर नहीं है भाई। प्यार मैटर कभी नहीं होना चाहिए, मतलब अभी तो नहीं होना चाहिए भाई, अभी तो नहीं होना चाहिए। कॉलेज में जाके करेंगे मैटर वो वाला अभी प्यार मैटर नहीं होना चाहिए भाई। दिमाग ब्रेन मैटर है भाई। कैसे भाई, इसका शेप है, मास है ना। दिमाग मतलब लाइक ब्रेन जो है वो तो मैटर है ही। दिल मतलब हार्ट भी मैटर है, ठीक है। प्यार नहीं होना चाहिए भाई मैटर। प्यार भाई फीलिंग है यार, वो मैटर थोड़ी है यार। मैटर कैसे हो गया वो भाई। अब जो मैटर जो है भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, और भाई ये आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। मैन जो तुझसे नाम नहीं पढ़ा जा रहा है एक, अच्छा छोड़ो, ठीक है। और प्लाज्मा जो है भाई ये भी होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। और भाई केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, ये दोनों होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करें, है ना। तो भाई मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन अभी बताया, सॉलिड लिक्विड गैस। भाई जो इंटरमोलिकुलर फेस होते हैं इसमें बहुत लेस होते हैं, है ना। सॉरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भाई, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब कि लाइक कितनी कितनी दूर है एक मॉलिक्यूल। तो सॉलिड में बहुत कम दूर है भाई, यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट सा है, ये बहुत दूर है भाई गैस में। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब जो एक दूसरे को पकड़ रखा है जोर से, अगर जोर से पकड़ रखा होगा तभी तो बहुत कम दूर होगा ना, तो इसलिए बहुत हाई है इंटरमीडिएट। और बहुत लेस, बहुत जो कम जोर से पकड़ रखा है इसलिए दूर दूर है ना। डेंसिटी इसकी हाई होती है सॉलिड की, लिक्विड की इंटरमीडिएट भाई, वॉल्यूम की लेस, गैस की लेस, क्या बोल रहा हूँ मैं। कंप्रेसिबल मतलब भाई जो सॉलिड जो है वो तो इनकम्प्रेसिबल है भाई। लिक्विड जो है वो भाई थोड़ा सा हो जाता है भाई, थोड़ा सा। गैस जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई। तो भाई इसमें प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में भाई, प्योर सब्सटेंसेस मतलब ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, है ना भाई। और ये जो है ये दो पार्ट्स में हो सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर में भाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजेनस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स मतलब कि भाई एक ही टाइप ऑफ एटम है ना, एक ही टाइप ऑफ एटम है ना। जैसे एग्जांपल हो गया हीलियम, ठीक है, Ne हो गया भाई, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब है भाई। अब ये दोनों जो हैं भाई, ये दोनों भाई हम लिविंग वर्ल्ड में ऐसे एटम्स में पाए जा सकते हैं। लेकिन भाई ये जो है ये भाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन के, O2 जो है भाई, O सिर्फ अकेला O नहीं मिलता भाई कहीं, पहले उसे O2 बनना पड़ेगा, जैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा, लेकिन ये भी एलिमेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। कंपाउंड जो है भाई, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम या फिर एलिमेंट जो है कंबाइन इन एनी फिक्स्ड रेशियो, तो भाई वो कंपाउंड हो जाता है भाई। CO2 H2O C2H6, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना भाई। जो कंपाउंड है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम एलिमेंट्स भाई। जैसे एक एग्जांपल था कि भाई जैसे Na है, ठीक है। Na जो था भाई वो लाइक भाई मतलब उस पर वो पानी में गिर के भाई पूरा वो होता था भाई, फटता था, ठीक है। Cl तो जो था भाई वो World War I में भाई एक गैस की तरह, एक न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ हुआ था। फिर भाई Na और Cl बना के सॉल्ट, नमक भाई भाई इतने भारी इतने भाई, इतने ज़ोरदार भाई एलिमेंट्स थे, और भाई ये बन के नमक बन रहा है भाई। मात्रा अनुसार भाई, अपने स्वाद अनुसार डालो नमक, बताओ। और भाई जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है ना। तो भाई अच्छा वो वाला छोड़ो यार, वो वाला मेरे को याद सा नहीं आ रहा है। ये रुको मैं देखता हूँ ज़रा। ये देखो भाई, हाँ देखो, मैं बोला था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है गैस है ना। और लेकिन जब इनका कंपाउंड जो फॉर्म में होता है वो वाटर है, जो है लिक्विड है, ठीक है। और अब देखा जाए तो भाई हाइड्रोजन जो है वो भाई जब जलता है तो पॉप साउंड के साथ जलता है। और ऑक्सीजन जो है भाई वो कंबशन को सपोर्ट करता है, लेकिन वाटर जो है भाई वो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे यूज़ होता है। तो एक तरह से भाई जो वो वाला पॉइंट था कि भाई जो है प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है। और भाई जो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, भाई फिजिकल मेथड से कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है भाई, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि भाई जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई डेंसिटी भाई सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की लो होती है, सॉरी गैस की लो होती है, और लिक्विड की मीडियम सी होती है ना। तो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो H2O है ना, तो भाई ये सॉलिड लिक्विड गैस मान लो सब 5 ग्राम है, तो डेंसिटी किसकी हाई मैक्सिमम होगी, है ना। तो भाई गैस की तो लीस्ट है ही, लेकिन हमें पता है सॉलिड और लिक्विड में भाई लिक्विड की मैक्सिमम है,
और भाई डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, है ना। जिसकी वॉल्यूम सबसे कम होगी, है ना, तो फिर वो भाई वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो भाई ये एक्सेप्शन टाइप ऑफ है कि भाई H2O के केस में सॉलिड की वॉल्यूम मोर देन होती है लिक्विड से। क्यों? क्योंकि आइस की केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो जिससे जो है इससे वॉल्यूम बढ़ जाती है, डेंसिटी घट जाती है भाई। थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, इसलिए मैंने लिखी थी, है ना। ये भाई जो फिजिकल वो है ना, फिजिकल जो क्लासिफिकेशन किया हमने, उसके बेसिस पे अगर हम डिफ्यूजन देखें, डिफ्यूजन मतलब कि भाई इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो भाई सॉलिड तो इंटरमिक्स होएगा ही नहीं एक दूसरे से भाई। अब मेरा ये सॉलिड है, ये सॉलिड है भाई, और ये नोटबुक सॉलिड है, ये मिक्स हो रहा है, ये मेरा भाई मिक्स। लिक्विड जो है वो थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है, गैस तो भाई बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है भाई। परफ्यूम लगा के जाता हूँ मैं हर जगह भाई, पूरी क्लास में फैल जाता है भाई परफ्यूम। थर्मल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सिस्टम। मतलब कि भाई जैसे एक सिस्टम के अंदर अगर भाई पार्टिकल्स ऐसे तो भाई ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी, अब ऐसे करने तो कम होगी। सॉलिड्स में भाई नहीं घूमते ज़्यादा पार्टिकल, गैस में बहुत ज़्यादा घूमते, तो ऐसे वापस वही हो गया। तो भाई अच्छा चलो ये दोनों होगा। अब भाई टू डिटरमाइन फिजिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इंटरमोलिकुलर फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब भाई समझ गए, मतलब पकड़ के रख रखा है एक दूसरे को। थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप द पार्टिकल्स अवे। थर्मल एनर्जी मतलब वही कि मतलब जित कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का मोशन से थर्मल एनर्जी बनती है। और डिटरमाइनिंग फैक्टर मतलब भाई अगर हमें फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस जो है इनकी फिजिकल स्टेट हमें पता करनी है, तो भाई ये दोनों जो हैं ये डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं। कैसे भाई, जैसे सॉलिड है ना, तो फिजिकल स्टेट इन विच IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, और गैस जो है यहाँ पे IMF बहुत कम है थर्मल एनर्जी से। समझ गए ना, ये तो बहुत ईजी समझना। ये तो भाई पता नहीं कौन सी क्लास की यार, 8th-9th की बात चल रही है अभी, ठीक है। अब जो भाई जो लिक्विड और गैस है ना, ये फ्लूइड्स होते हैं भाई, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। Solids are rigid because their constituent particles are so closely packed that they can only vibrate, oscillate about their own mean position। मतलब भाई solids भाई बहुत rigid होता है ना। अब भाई मोशंस दैट कैन ईच स्टेट शो, अब जो सॉलिड होता है वो वाइब्रेशन मोशन शुरू कर सकता है बस, लिक्विड वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन मोशन शुरू कर सकता है, गैस भाई वाइब्रेशन ट्रांसलेशन रोटेशनल सारा मोशन शो कर सकता है, ठीक है। भाई जो सॉलिड लिक्विड गैस में भाई, अब ये भी भाई तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं भाई हम। सॉलिड में भाई हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लिक्विड से मतलब मेल्टिंग होगी लिक्विड बन जाएगा। फिर भाई और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइज हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। गैस से अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगी, लिक्विड बढ़ जाएगी। वापस टेम्परेचर घटाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। अब भाई जो है अगर हम सॉलिड से सीधा गैस बनाएं तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं, और ये एग्जाम्पल हो गए। गैस से अगर हम सीधा सॉलिड बनाए तो डिसब्लिमेशन डिपोजिशन अब्लिमेशन ये सब हो सकता है भाई। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 9th 10th 8th सब में पढ़ चुके हैं हम। हाँ भाई एक और बढ़िया क्वेश्चन था कि भाई ग्लास जो है वो सॉलिड है लिक्विड है गैस है, तो भाई वो सुपर कूल लिक्विड है भाई, इसकी टेंडेंसी टू फ्लो होती है, और ये हाईली विस्कस फ्लूइड्स है भाई। जैसे अब जो गैस है भाई टेंडेंसी टू फ्लो, भाई मैं तो देखा यार, ये तो भाई मैं तो रोज़ अपने आप को शीशे में देखता हूँ यार, ये तो नहीं होता है फ्लो। तो भाई जैसे अगर तुमने बहुत पुराने शीशे देखे होंगे तो भाई वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ऊपर में पतले होंगे और नीचे बहुत मोटे से हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे होते हैं भाई। अगर तुम पुराने बिल्कुल एंशिएंट पता नहीं कितने साल पुराने वाले शीशे देख रहे हो ना, तो भाई हमेशा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, मान रहे हो, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं भाई। मैं फ़ोन में देख के ये बना रहा हूँ तो थोड़ा घटिया बन रहा है, लेकिन हाँ ठीक है। मिक्सचर्स भाई, मिक्सचर्स जो हैं आर डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सिस्टम्स। ये होमोजेनस हो सकते हैं, हेटेरोजेनस हो जाते हैं। होमोजेनस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक फेज होता है, 2 से ज़्यादा फेज हो सकते हैं, कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली इजीली हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, इसे इजीली कर सकते हैं। अब मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वाटर एग्जांपल हो गया, और सोडियम क्लोराइड और सैंड एग्जांपल हो गया। ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर डोंट लूज देयर अच्छा भाई, जैसे हमने वो पढ़ा था कि भाई जैसे एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि भाई एलिमेंट्स हम 2 बनाए थे, मैंने एग्जांपल दिया था वो NaCl का। तो भाई अगर हम 2 एलिमेंट्स को अगर मिलाते हैं तो कंपाउंड जो बनता है इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। लेकिन भाई जो ये है मिक्सचर में भाई, अब इसमें जो है भाई ये अपना नेचर या फिर प्रॉपर्टीज़ निक होते हैं। जैसे भाई अगर हम पानी और चीनी ले, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर बनाए एक, तो भाई नींबू पानी बना लो भाई मान लो, ठीक है, तो भाई उसमें मीठा भी आता है, नींबू का खटास भी आती है, नमक की वो भी आती है, क्या नाम, नमक का क्या टेस्ट होता है भाई, जो भी होता है यार, ठीक है। मतलब ये अपना जो नेचर है या टेस्ट है ये नहीं लूज़ करते हैं भाई, ये लूज़ नहीं करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, ठीक है भाई। डिस्टिल्ड अल्कोहल है जो नॉर्मल, डिस्टिल्ड मतलब होता है, डिस्टिल्ड मतलब बिना किसी और चीज़ के, तो डिस्टिल्ड भाई डिस्टिल्ड अल्कोहल हो गया, ठीक है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एक मिनट थोड़ा ब्रेक यार, सांस लेने दो मेरे को, पानी। चलो भाई कंटिन्यू। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है ना भाई, जैसे अब हमने पहले एटम बनाना सीखा था, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर, है ना। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, ये एटॉमिक नंबर जितने होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, प्रोटॉन्स जितने होते हैं, वो भी 30 होते हैं, है ना। तो ठीक है भाई, और जो मास होता है, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम अगर हम करें तो फिर भाई मास जो है प्रोटॉन का होएगा, न्यूट्रॉन का होएगा, इलेक्ट्रॉन का होएगा, सब प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, एनपी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस ये तो वही हो गया भाई, नंबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। वैसे टोटल मास न्यूक्लियस का, टोटल मास इलेक्ट्रॉन का। लेकिन भाई हमने याद हो तो भाई हमने पिछली वाली लेक्चर में पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना मास, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, याद है। अच्छा एक बार हम मास देख लेते हैं भाई। मास ऑफ प्रोटॉन भाई हमने पहले भी लिखा था, लेकिन जब भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो देखो भाई ये कितना छोटा है भाई, -31, और ये -27 कितना छोटा है भाई। याद है हमने पढ़ा था कि 18/1/18 भाई इतना लाइक इतने टाइम्स कम होता है। तो भाई इसे इलेक्ट्रॉन जो है निग्लिजिबल होता है ना। तो भाई अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अलग कर लें इनटू एमपी या एमएन, एमपी और एमएन तो सेम है ही, तो फिर एमपी या एमएन और एमएन लिखा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियंस हो गए, या फिर न्यूक्लियंस नहीं हुए तो ये मास नंबर हो गया, है ना, मास नंबर हो गया। तो मास नंबर इंटू एमपी, एमपी या फिर एमएन कुछ भी लिखना लिख सकता है ना। तो एमपी जो है ये इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। भाई अब एक के जी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो गया मास नंबर इंटू 1 AMU, या फिर 1 यूनिफाइड मास, या फिर डाल्टन। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये मैं भी बताऊंगा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी याद रख लो बस AMU, ठीक है। मास ऑफ एन एटम ये सब हो सकता है, ठीक है। MP हो सकता है, मास नंबर इंटू ये हो सकता है, ये हो सकता है, AMU हो सकता है। तो भाई अब जो मास ऑफ एन एलिमेंट है ना, ये वही पीछे वाला जो है, ये वापस यहाँ पे लिख दिया मैंने स्क्वायर में करके, ठीक है। अब भाई जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसका मास नंबर 16 है। तो भाई अगर हम मास ऑफ वन एटम देखें तो 16 AMU लिख सकते हैं यहाँ तो हम सीधा, या फिर भाई 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 10⁻⁻27 ग्राम kg हो गया। अब भाई सुधांशु सच पढ़ा था मैंने, है ना। तो बोल रहे हैं भाई एग्ज़ाम हॉल में भाई नाम पे मत जाना, यूनिट देखो कितना पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है मतलब, ठीक है। अब कोई बोले ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ये सब भाई ये सब बताने लग जाते हैं, तो भाई इससे चकरा जाता है बंदा। अरे छोड़ो भाई, तुमसे पूछे एक एटम का मास धराधर निकाल देना, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब भाई जो यूनिट, बस यूनिट देखो भाई, यूनिट देखो किस में ऑप्शंस है और बस उसमें कर दो भाई। हमें तीनों तरीके तो पता ही है, चारों तरीके तो पता ही है। वैसे ये एग्जाम्पल है भाई, मास नंबर तो न्यूट्रनलेस होता है, तुम्हें पता ही है। अब भाई ये जो ग्राम में निकाल दिया हमने 56 इंटू 10⁻24 10⁻27 AMU, और MP जो है ही मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। नाम छोड़ो, जिस यूनिट पे पूछ रखा है उसमें आंसर दे दो भाई, समझ रहे हो जी। अब हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो भाई बस हम दोनों एटम्स का प्लस कर देंगे, 2 इंटू 1 + 16 AMU, या फिर 18 इंटू ये 18 इंटू 10⁻24 G, और ये 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है भाई। अब इसका भी भाई सेम ही है, बस प्लस प्लस करके ये लगा दो सेम सेम। इसका भी सेम है जी भाई, यहाँ पे हमें आयन दे दिया, और यहाँ पे तो भाई -2। ये तो कुछ भाई डिफिकल्ट सा लग रहा है भाई, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए भाई इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ना जी, इलेक्ट्रॉन्स के मास से फर्क ही नहीं पड़ता। वही सेम टू सेम भाई हमने निकाला हमने और लगा दिया भाई, हो गया, ठीक है। अच्छा अभी AMU होता क्या है भाई, वन एटॉमिक मास यूनिट, AMU होता क्या है, इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 मतलब जिसका मास नंबर 12 है ना। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/2 ओए क्या लिखा है हमने,
अच्छा सॉरी यार, 1/2 नहीं 1/12, मैं भी खुच्चड़ी हूँ भाई। हाँ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, यहाँ पे तो C12 12 दे रखा है, 12 से 12 कट गया तो 1 MP हो गया भाई, मास ऑफ प्रोटॉन ही हो गया, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 MP। भाई ये तो भाई डायरेक्ट कैलकुलेशन आ गई। लेकिन ये जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू IUPAC है, तो ये जो 1 AMU है ना, ये मतलब इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहती है। तो भाई ये 1 AMU ना क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, अभी देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है मास ऑफ, तो फिर भाई 14 इंटू MP या 14 AMU, ठीक है, क्योंकि एक AMU इक्वल टू MP होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, if 1 AMU is defined as 1/12 of mass of 2 atom of this, 2 भाई एक नहीं 2, what will be the mass of 1 atom of N। भाई जो एक AMU है ये 1/12 ऑफ 2 एटम्स है, तो भाई एक AMU 1/12 इंटू 12 जो इसका मास नंबर हो गया, इंटू MP जो भाई मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और भाई इंटू 2 क्योंकि यहाँ पे 2 बोला गया है ना, तो फिर यहाँ पे भाई एक AMU 2 MP आ गया, तो भाई अब मास ऑफ 1 एटम कितना आ जाएगा भाई। हम MP की जगह अगर हमें AMU लगाना है तो 1/2 AMU हो जाएगा, तो 14 इंटू 1/2 AMU तो हो गया 7 AMU। ऐसे भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे रुक जाओ नॉर्मल आवाज़, यहाँ पे N का एक एटम का मास थोड़ी चेंज हुआ है। अच्छा भाई देखो यहाँ पे भाई ये चेंज थोड़ी हुआ है भाई, नाइट्रोजन का मास तो सेम ही रहेगा, नाइट्रोजन का मास थोड़ी चेंज हुआ है। यहाँ पे भाई AMU का रिलेटिव स्केल बस हमने चेंज कर दिया है, तो इसलिए हमें भाई AMU की डेफिनेशन चेंज हुई है बस क्वेश्चन में, है ना भाई। अब जैसे भाई, अब भाई हम भाई कोई बंदा भ्रम में है कि भाई वो अपने 100 रुपये को 10,000 रुपये मान लिया भाई, तो अब उसके जेब में 400 रुपये पड़े हैं, तो असल में 400 रुपये की वैल्यू थोड़ी 10,000 हो जाएगी, समझो, मतलब मास थोड़ी चेंज हो जाएगा इसका। अगर हमने वो चेंज कर दिया, AMU चेंज कर दिया, तो ये थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, ये तो सेम रहेगा, बस AMU का रिलेटिव स्केल चेंज हो गया। एक और क्वेश्चन था भाई, ये भी सेम ही है पिछले वाले जैसा, समझाऊं क्या मैं ऐसे भाई। एक AMU अब जो है 1/24 कर दिया मास ऑफ ये, तो ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम पहले निकाल लिया हमने, 14 MP होता है, एक AMU 1/24 इंटू 12 इंटू MP, तो MP/2 हो गया, तो इसे हमने पुट कर दिया तो 2 AMU हो गया, तो 28 AMU हो गया भाई, हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ गए भाई, समझ गए ना। ओके जी, बाय 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 बाय।